नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग परीक्षा वर्ष 2017, विषय राजनीति विज्ञान का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र का भाग 2। साथियों, इससे पहले भाग 1 में मेरे द्वारा 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है, आप उसे भी अवश्य देखिएगा। और बाकी के 50 प्रश्न भाग 2 यानी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हल करवाऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। 51वां प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध करता है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर के बना होता है एवं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, तक होता है। चुनाव आयुक्त द्वारा अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन न करने की स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से हटा सकता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 52वां प्रश्न है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसदीय सरकार को। ठीक है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, वेस्टमिनिस्टर सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी, संसद को, ऑप्शन सी, गृह मंत्री को, ऑप्शन डी, पिछड़ी हुई जातियों या जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार धारण करता है। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं। ये मूलतः राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। 54वां प्रश्न है, अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए, मुस्का, ऑप्शन बी, मिसेल्स, ऑप्शन सी, पेरेटो, ऑप्शन डी, लाउसवेल। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिसेल्स। अल्पतंत्र का लौह नियम मिसेल्स ने दिया। मिसेल्स की रचना पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में उन्होंने जर्मन समाजवादी दल का अध्ययन किया। मिसेल्स के अनुसार हर समाज में लोगों के दो वर्ग बन जाते हैं, एक वर्ग शासन करता है और दूसरा वर्ग शासित रहता है। हर परिस्थिति में सत्ता की यही स्थिति रहती है, जो शासित होता है वो शासित ही रह जाता है, अर्थात शासक वर्ग की प्रकृति हमेशा एक सी होती है। उसने शासक वर्ग के लिए अल्पतंत्र का लौह नियम वाक्य का प्रयोग किया, क्योंकि वे संख्या में कम होने पर भी बहुमत के ऊपर शासन करते हैं। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है। F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोचिक नव उदारवादी विचारक हैं। इनकी मान्यता है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी परंपरा के कुछ विचारकों ने यह अनुभव किया कि कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत विस्तृत कायदे कानून और अनुचित कर प्रणाली लागू करके व्यक्ति की स्वतंत्रता में भारी कटौती करता है। अतः उन्होंने उदारवादी चिंतन में हस्तक्षेप मूलक दृष्टिकोण को वापस लाने की वकालत की। इसमें इन लोगों ने व्यक्तिगत उदारवाद के स्थान पर समूह उदारवाद यानी कि सामूहिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया था। 56वां प्रश्न है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो साथियों, ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन सी है सेबाइन और ऑप्शन डी है ग्रीन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेबाइन। अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट 1937 में सेबाइन प्लेटो और अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन करता है और उसके अनुसार जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है फाइनर। ठीक है। S.E. फाइनर ने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है। दबाव समूह व्यक्तियों का ऐसा ऐच्छिक समूह है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर होते हैं और जो सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, नामांकन, प्रशासन व नीति इत्यादि को अपने अनुसार प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। 58वां प्रश्न है, प्लेटो की पुस्तक
रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है? ऑप्शन ए आदर्श राज्य की स्थापना, ऑप्शन बी है आदर्श शिक्षा पद्धति, ऑप्शन सी है न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, ऑप्शन डी है समाजवाद की स्थापना। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति है। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत राज्य में दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन किया गया है और सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग को अपने स्वभाव के अनुरूप भूमिकाएं सौंपी गई हैं, जिन्हें अपने अपने लिए उपयुक्त सद्गुणों का आचरण करते हुए दार्शनिक शासकों के नियंत्रण में रहने का दायित्व सौंपा गया है। 59वां प्रश्न है, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, 8 देवताओं की शक्ति। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास 8 देवताओं की शक्ति होती है। राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को प्रमाणिक रूप देने के लिए मनु ने कहा कि राजा 8 लोकपालों के अन्य तत्वों से निर्मित हुआ, जिनके फलस्वरूप उसमें दैवी गुण और शक्ति का आविर्भाव हुआ। उनके अनुसार ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के निमित्त वायु, यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, इंद्र, सूर्य तथा चंद्रमा के सर्वोत्तम अंशों के सहयोग से राजा की सृष्टि की। 60वां प्रश्न, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैटलिन। ठीक है, सर एडवर्ड गार्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956 उनकी कृति है। अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिकल एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। 61वां प्रश्न है, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है? जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। उदारवाद का जनक जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को व्यापकतम लोकप्रियता प्रदान करता है। लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में समानता का अधिकार सम्मिलित नहीं है। 62वां प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत तमिलनाडु का वर्णन नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा के लिए विशेष उपबंध करता है। 63वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निवारण करता है एवं किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। वर्ष 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दांडिक उपबंध और सशक्त बनाए गए। 64वां प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है। यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति है। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। 1967 से स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 65वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऑप्शन बी संस्थावाद, ऑप्शन सी व्यवहारवाद, ऑप्शन डी क्रीड़ावाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। इतिहास की भौतिकवादी या अर्थशास्त्रीय व्याख्या इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करने तथा राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करने में सबसे बढ़कर प्रभाव डालते हैं। अर्थात आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक आदि संरचना को निर्धारित करता है। 66वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं? ऑप्शन ए कॉलिन लॉयज, ऑप्शन बी लुशियन पाई, ऑप्शन सी सैमुअल हंटिंगटन, ऑप्शन डी मारियन लेवी जू। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है,
पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी सैमुअल पी हंटिंगटन की प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इनकी सर्वाधिक चर्चित रचनाओं में से एक है। 67वां प्रश्न है, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है। ऑप्शन ए, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। ऑप्शन बी, निम्न सहभागिता विलगाव एवं आवश्यक हानि को इंगित करती है। ऑप्शन सी, उत्तर साम्यवादी राज्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का पोषण। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, निम्न सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद है। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है कि निम्न सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद है, अर्थात जनता जितनी कम जागरूक होगी सहभागिता उतनी ही कम होगी और यह सरकार के लिए सबसे कम मुश्किल शासन संचालक का मार्ग प्रशस्त करता है। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। ऑप्शन ए, रिट याचिका। ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरावलोकन। ऑप्शन सी, रिट अधिकारिता। ऑप्शन डी, लोकहितवाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकहितवाद या जनहितवाद। लोकहितवाद के कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया है। लोकहितवाद में न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि मूल अधिकार जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने की भी है। इसके माध्यम से नागरिक ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर पाते हैं जिनके साथ आम जनता का हित बंधा है। 69वां प्रश्न, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन। ऑप्शन बी, हॉब्स। ऑप्शन सी, लॉक। ऑप्शन डी, रूसो। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन। ठीक है, जॉन ऑस्टिन को संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन 1882 तथा लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस और द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ 1863 उसकी प्रमुख रचनाएं हैं। ऑस्टिन के अनुसार प्रभु सत्ताधारी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसकी आज्ञाओं को अधिकांश समाज स्वभाव से मानता है, परंतु वह स्वयं इस ढंग से किसी की आज्ञा नहीं मानता। हॉब्स को भी एकलवादी सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। लॉक को व्यक्तिवादी संप्रभुता यानी सीमित संप्रभुता का सिद्धांतकार माना जाता है और जबकि रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए, जनसंख्या। ऑप्शन बी, धर्म। ऑप्शन सी, भूभाग। ऑप्शन डी, संप्रभुता। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, धर्म। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता किसी राज्य के मूल तत्व होते हैं, धर्म राज्य का मूल तत्व नहीं होता है। 71वां प्रश्न, मार्क्स के अनुसार ऑप्शन ए, राज्य एक वर्ग संरचना है। ऑप्शन बी, राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन डी, राज्य सरकार की आत्मा है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य एक वर्ग संरचना है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। इसमें मुख्यतः दो वर्ग पाए जाते हैं, एक शासक वर्ग एवं दूसरा शासित वर्ग। शासक वर्ग शोषक होता है एवं शासित वर्ग शोषित। हर काल में दोनों वर्गों के मध्य संघर्ष चलता रहता है। पूंजीवादी समाज में भी बुर्जुआ वर्ग एवं सर्वहारा वर्ग विद्यमान है। शोषण मुक्त समाज के लिए मार्क्स राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है एवं वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज के निर्माण की बात करता है। 72वां प्रश्न, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है। ऑप्शन ए, सुप्रीम। ऑप्शन बी, सोवियत। ऑप्शन सी, स्टेट्यूट। ऑप्शन डी, सुप्रेनस यानी सुपरेनस। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुप्रेनस। ठीक है, संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं। सॉवरेनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। आधुनिक अर्थों में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया, जिसका उद्भव 16वीं शताब्दी में माना जाता है। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ऑप्शन सी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑप्शन डी, द मॉडर्न स्टेट। तो साथ में इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। द वेब ऑफ गवर्नमेंट ये मैकाइवर की पुस्तक है। ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट ये फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है। द मॉडर्न स्टेट ये मैकाइवर की पुस्तक है। 74वां प्रश्न, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया। ऑप्शन ए, जे.एस. मिल। ऑप्शन बी, F.A. हेयक। ऑप्शन सी, आइजिया बर्लिन। ऑप्शन डी, T.H. ग्रीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन ने अपनी पुस्तक 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 के अंतर्गत स्वतंत्रता की 2 तरह की संकल्पनाओं में अंतर किया है, निषेधात्मक स्वतंत्रता एवं सकारात्मक स्वतंत्रता। हालांकि बर्लिन का दृष्टिकोण स्वतंत्रता के नाम पर सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देता है। 75वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है।
ऑप्शन ए द रिपब्लिक, ऑप्शन बी द स्टेट्समैन, ऑप्शन सी द लॉज, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशंस। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशंस। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, मीनो, द सिंपोजियम, फेजे, सोक्रेटिक डायलॉग्स, अपोलॉजी, ठीक है, ये प्लेटो की रचनाएं हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशंस प्लेटो की रचना नहीं है, ठीक है। 76वां प्रश्न है, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है। ऑप्शन ए सावयवी, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी कानूनी, ऑप्शन डी राजनीतिक। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सावयवी। मनुस्मृति राज्य का स्वरूप सावयवी मानता है, अर्थात राज्य का स्वरूप इंसानों के वृहद स्वरूप के समान होता है। मनु ने राज्य के 7 सावयवी अंगों का वर्णन किया है: स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड तथा शोहरित। 77वां प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए योग्यता। कौटिल्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार योग्यता बताता है। कौटिल्य के अनुसार शासन के कार्य संचालन में मंत्री राजा को सहयोग दे पाएं, इसके लिए यह आवश्यक है कि मंत्री सुयोग्य और परीक्षित अर्थात परख कर नियुक्त किए गए हों। परीक्षा के विषय होंगे भय अर्थात वे भय से विचलित न हों, तथा सदाचार अर्थात उन्हें कानून का पूर्ण ज्ञान एवं उसके प्रति अनन्य निष्ठा हो। 78वां प्रश्न है, निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए एस अल्टेकर। ए एस अल्टेकर ने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। 79वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजेल्स की है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मन आइडियोलॉजी। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज ये मार्क्स की पुस्तक है। द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ये भी मार्क्स की पुस्तक है। जर्मन आइडियोलॉजी ये मार्क्स एवं एंजल्स दोनों ने मिलकर के लिखी है। हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी ये मार्क्स की है। इसके अतिरिक्त द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 एवं द होली फैमिली भी मार्क्स और एंजल्स की कृतियां हैं। 80वां प्रश्न, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है। ऑप्शन ए भौतिक शक्तियों का, ऑप्शन बी धार्मिक शक्तियों का, ऑप्शन सी राजनीतिक शक्तियों का, ऑप्शन डी भौतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक शक्तियों के सम्मिश्रण का। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भौतिक शक्तियों का। मार्क्स के अनुसार इतिहास भौतिक शक्तियों की उपज है। मार्क्स मानता है कि आदिम काल से ही समाज के प्रमुख वर्गों शोषक एवं शोषित के मध्य संघर्ष होता चला आया है एवं जिसका केंद्र बिंदु बनी है भौतिक शक्तियां। इन्हीं भौतिक शक्तियों के टकराव से ही इतिहास उपजा है एवं उसका विकास हुआ है। 81वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ऑप्शन ए मैटेरियलिज्म एंड इंपीरियो क्रिटिसिज्म, ऑप्शन बी थ्री हु मेड रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी द पैटर्न ऑफ इंपीरियलिज्म, ऑप्शन डी सोवियत मार्क्सिज्म ए क्रिटिकल एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए मैटेरियलिज्म एंड इंपीरियो क्रिटिसिज्म। मैटेरियलिज्म एंड इंपीरियो क्रिटिसिज्म लेनिन की रचना है। इसके अलावा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1917, कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, व्हाट इज टू बी डन 1902 आदि ये सभी लेनिन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 82वां प्रश्न, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी माओ, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी गोरबचेव। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माओ। सांस्कृतिक क्रांति माओ की महत्वाकांक्षा की उपज है। माओ के अनुसार सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि औद्योगिक क्रांति, क्योंकि वह ज्ञान की नई प्रणाली का सृजन करती है। यह जनसाधारण को औद्योगिकरण की मूल्यवता का अनुभव कराती है। 83वां प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। जयप्रकाश जी ने समाजवाद के विचार को महात्मा गांधी के सर्वोदय के आदर्श के साथ जोड़कर एक नई दिशा में विकसित किया है। इसमें वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी विचार के स्थान पर वर्ग सहयोग पर बल दिया गया है और इस विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिए जयप्रकाश नारायण ने ग्राम पुनर्गठन का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। 84वां प्रश्न, 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का निम्न में से किसने विरोध किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया था। इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। महात्मा गांधी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 ईस्वी को इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 5 दिन बाद गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता हुआ था तथा प्रांतीय विधानमंडलों में 148 व केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई तथा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 85वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए हु आर द शूद्रा, ऑप्शन बी स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ऑप्शन सी द अनटचेबल्स हु आर दे, ऑप्शन डी व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो साथियों इसका राइट आंसर है व्हील ऑफ हिस्ट्री। ये अम्बेडकर जी की पुस्तक नहीं है। व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रसिद्ध कृति है, न कि अम्बेडकर जी की। 86वां प्रश्न, किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है? ऑप्शन ए जे एस मिल, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी लॉक। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी सीले।
सीले का ये प्रसिद्ध कथन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विपर्याय है, विलोम है। 87वां प्रश्न है, निम्न में से किसने पोस्ट गॉर्ब शब्द को गढ़ा है? तो साथ में इसका राइट आंसर है लूथर गुलिक। ठीक है, पोस्ट गॉर्ब शब्दावली को लूथर गुलिक ने गढ़ा था, जिसका पूरा नाम है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, O फॉर कॉपरेशन, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। 88वां प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260 में, ऑप्शन बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में, ऑप्शन सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा को 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था। 89वां प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी और ये अकादमी कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। 90वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का नेतृत्व, ऑप्शन सी एक लिखित संविधान, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति का नेतृत्व। राष्ट्रपति का नेतृत्व भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक सत्ता धारण करता है। 91वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है, बी यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, सी यह क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है, ऑप्शन डी यह भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है। प्रत्यक्ष भर्ती या सीधी भर्ती का अर्थ है लोक सेवा में खाली पदों को उन उपयुक्त और योग्य प्रत्याशियों से भरना जो खुले बाजार में उपलब्ध हैं। इनके लिए भर्ती एजेंसियां होती हैं, यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित करती हैं। 92वां प्रश्न, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसका कार्य पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली का निर्माण करना तथा चुनाव पर नियंत्रण एवं निगरानी रखना, किंतु चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। ठीक है, 93वां प्रश्न, निम्न में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा। आपको पता है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। 94वां प्रश्न, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है कभी नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का उल्लंघन करता है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। 95 प्रश्न है, पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी से, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी से, ऑप्शन सी साम्यवादी पार्टी से, ऑप्शन डी समाजवादी पार्टी से। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साम्यवादी पार्टी से। पोलित ब्यूरो साम्यवादी पार्टी से संबंधित शब्द है। यह एक कोर समिति की भांति होती है, जिसके सदस्यों की संख्या सीमित होती है। पोलित ब्यूरो ही पार्टी के लिए सामान्यतः सारे फैसले लेती है। 96वां प्रश्न, सरकारी या कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 263। सरकारी कमीशन 1983 द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई है। केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। 97वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 में संशोधन करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर दिया गया। 98वां प्रश्न है, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जिसका उद्देश्य युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना था, जिसमें युद्ध के बाद एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया गया था। संविधान सभा का गठन आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था, या कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और सर पेंथिक लॉरेंस। 99वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है वर्ष 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का समावेश किया गया था। साथियों अंतिम और 100वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में।
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में है। अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि व संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना आदि राज्य अपनी क्षमता अनुसार करेगा। तो साथियों, ये 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।